like to introduce myself. My name is Muskan Sharma. This year I have secured All India rank 528. And firstly, I would like to thank UPSC Time जिन्होंने मुझे platform दिया so that I can discuss my strategy with you all. एंड अब मैं अपनी जर्नी और अपनी स्ट्रैटेजी दोनों स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ और मीनवाइल मैं आपके क्वेश्चंस भी लूँगी और जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है वो मैं लास्ट में लूँगी. अगर कोई क्वेश्चन जर्नी से रिलेटेड और स्ट्रैटेजी से रिलेटेड है तो वो मैं मीनवाइल लेने की कोशिश करूँगी. ओके, सो दिस वाज माय फोर्थ अटेम्प्ट. फर्स्ट अटेम्प्ट में आई कुडंट क्लियर itself. Second attempt में I cleared the prelims but I couldn't clear the mains. Third attempt में 2023 वाला था, so in that attempt I could not clear the prelims itself because वो CSAT इतना tough था कि वो CSAT ही अटक गया था मेरा. And this was the fourth attempt and by the grace of God और सबके आशीर्वाद से ये attempt में I have made it to the final list of UPSC. I have made it to the final list of UPSC and this year I have secured All India rank 528. So मेरी ये जर्नी रही है. अब मैं आपको स्ट्रैटेजी का बताती हूँ. स्ट्रैटेजी में मेरे जो प्रीलिम्स और मेंस इन दोनों की जो तैयारी थी वो इंटीग्रेटेड थी क्योंकि बहुत से एस्पिरेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कैसे करें. तो प्रीलिम्स की और मेंस की तैयारी मेरी इंटीग्रेटेड थी. एज आई टोल्ड यू दिस वॉज माई फोर्थ अटेम्प्ट एंड अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था. सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था एंड थर्ड अटेम्प्ट में मेरा वापस प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था क्योंकि वो 2023 का प्रीलिम्स था जिसमें CSAT बहुत टफ आया था तो वो अटक गया था. एंड दिस वॉज माई फोर्थ अटेम्प्ट एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और सबके आशीर्वाद से ये अटेम्प्ट मेरा क्लियर हो गया है. सो यस, हाँ दिस और अब मैं धीरे धीरे अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगी प्रीलिम्स से लेकर मेन से लेकर इंटरव्यू की. प्रीलिम्स सबसे पहले तो मैं ये आंसर करूँगी कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी जो है वो इंटीग्रेटेड रहेगी. जो प्रीलिम्स और मेंस की जो तैयारी थी मेरी वो इंटीग्रेटेड थी. ठीक है, प्रीलिम्स में दो पेपर्स होते हैं, GS के और CSAT का. तो जो GS का पेपर था उसमें क्या होता है कि उसमें करंट अफेयर्स तो आते हैं प्लस उसमें सारे जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री वो सब आता है. तो अपन को क्या करना है कि प्रीलिम्स की और मेंस की जो तैयारी है वो इंटीग्रेटेड करनी है. मेरा मीडियम इंग्लिश था और मैंने इंग्लिश मीडियम से ही अपना मेंस लिखा है और मेरा मीडियम जो इंटरव्यू का था वो भी इंग्लिश ही था. ठीक है, अब मैं आपको एक एक सब्जेक्ट का बताती हूँ. इंटीग्रेटेड तैयारी का मतलब है कि जो सबसे पहले आपकी बुक लिस्ट है वो जो है वो कॉमन रहेगी. फॉर इंस्टेंस जो पॉलिटी का मेरा सोर्स था वो लक्ष्मीकांत था बोथ फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस. ठीक है, और जो हिस्ट्री का था वो मेरा स्पेक्ट्रम था फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस. इंटीग्रेटेड तैयारी का मतलब है कि आपके जो नोट्स हैं वो एक ही रहेंगे फॉर बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस. ठीक है, अब मैं आपको एक एक सब्जेक्ट का एक एक पेपर का अपनी सोर्स लिस्ट बताऊंगी और फिर मैं बताऊंगी कि GS को इसको अपन को प्रीलिम्स के लिए कैसे यूज़ करना है और इसी इंटीग्रेटेड नोट्स को अपन को मेंस के लिए कैसे यूज़ करना है. ठीक है, GS 1 से स्टार्ट करते हैं. GS 1 में आता है हिस्ट्री. तो हिस्ट्री के लिए मैंने जो अपनी एंशिएंट और मिडीवल हिस्ट्री होती है उसके लिए मैंने रेफ़र किया था जो तमिलनाडु बोर्ड की बुक आती है 11th-12th क्लास की एंशिएंट और मिडीवल की, मैंने उसी को रेफ़र किया था. उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम को रेफ़र किया था. उसके बाद सोसाइटी के लिए मैंने क्या किया था, सोसाइटी में मैंने हर टॉपिक जो भी सिलेबस में हर टॉपिक का मैंने नोट्स बनाए थे. अब वो नोट्स मैं कई बार नेट से देख लेती थी, कई बार मुझे रेडीमेड मिल जाते थे तो मैंने उसके लिए वो बना लिए थे. तो ये हो गया अपना GS 1 का. GS 2 का पॉलिटी के लिए माय बाइबल वॉज लक्ष्मीकांत बोथ फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस. मैंने लक्ष्मीकांत के अलावा बेयर एक्ट या कोई सी भी दूसरी बुक रेफ़र नहीं की थी. और इसके बाद जो GS 2 में पॉलिटी के बाद आता है गवर्नेंस के लिए अपन कोई भी ऐसे अलग से जो नोट्स होते हैं वो रेफ़र नहीं करते हैं. गवर्नेंस के लिए मैं क्या करती थी, जो भी गवर्नेंस का टॉपिक है हर टॉपिक के मैं नोट्स बना लेती थी. अपने आप ही मैंने नोट्स बनाए थे और अपने आप ही मैंने नोट्स बनाए थे और जो नोट्स थे वो हर सिलेबस के टॉपिक से मैं टॉपिक उठाती थी और उसके दो पेज के मैंने हर किसी के नोट्स बना लिए थे. प्रिपरेशन मैंने पूरी अपनी
जयपुर से ही की थी। समवन इज कमेंटिंग कि आपने प्रिपरेशन कहाँ से की थी। प्रिपरेशन मैंने पूरी जयपुर से ही की थी। मैंने ऑनलाइन कोर्स ले लिया था, जहाँ पे मुझे लगता था कि यहाँ पे मुझे नीड है, वहाँ के लिए मैंने वो ले लिया था, एक ऑनलाइन कोर्स ले लिया था। अब GS2 के बाद GS3 का जो है, GS3 इज कंसिडर्ड द मोस्ट बल्कि एंड द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट्स ही ऐसे हैं। तो GS3 में सबसे जो जाइजेंटिक टॉपिक है या जाइजेंटिक सब्जेक्ट, या फिर आप जिसे बोल सकते हैं मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट, वो है अपना GS3। तो GS3 के लिए मैंने क्या किया था, GS3 मेरा पर्सनली बहुत वीक सब्जेक्ट था। तो GS3 के लिए मैंने क्या किया, पहले मैंने NCERTs पढ़ी, और NCERTs पढ़ के मैंने अपना एक जो फाउंडेशन है वो बनाया था। उसके बाद मैंने बहुत बेसिक बुक्स पढ़ी, जैसे संजीव वर्मा की एक बुक थी, वो मैंने पढ़ी, और उससे बेसिक से बिल्कुल मैंने नोट्स बनाए। उसके बाद मैंने कोशिश करी कि मैं डिफ़िकल्ट बुक्स की तरफ जाऊं, जैसे रमेश सिंह, पर मैं नहीं जा पाई क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल हो गया। फिर मैंने क्या करा, मैंने एक ऑनलाइन कोर्स ख़रीदा था इकोनॉमिक्स के लिए, उधर से मुझे नोट्स मिल गए थे। तो वो नोट्स प्लस NCERT के नोट्स प्लस संजीव वर्मा के नोट्स, मैंने उन तीनों नोट्स को इंटीग्रेट करा और मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए इकोनॉमिक्स के। इसके अलावा मैंने इकोनॉमिक्स के लिए क्या किया कि जो भी टॉपिक मुझे ऐसा लगता था कि इसमें नोट्स कम है या ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो जो मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी उससे मैं कॉन्स्टेंटली अपने इकोनॉमिक्स के नोट्स को वैल्यू एडिशन में करती थी। और वो करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी भी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज़ अ वेरी वेरी डायनामिक सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स ऐसा है कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का टॉपिक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के टॉपिक में क्या होगा, हर चीज़ कुछ ना कुछ नया हो रहा है। जैसे PM गति शक्ति योजना आ रही है, या फिर कोई सा जैसे मैरीटाइम विजन आ रहा है, या फिर नेशनल रेल प्लान 2030 है। तो ये चीज़ें क्या है, ये हो सकता है आपको बुक्स में ना मिले, ये आपको कॉन्स्टेंटली अपने नोट्स को एड ऑन करना है, एनरिच करना है। ठीक है, तो ये मेरा GS3 में इकोनॉमिक्स का सोर्स था। उसके बाद एनवायरनमेंट मैंने क्या किया, एनवायरनमेंट के एक तो आई डोंट रिमेंबर क्लास 11th की या क्लास 12th की, पर एक बायो की बुक के लास्ट के 4 चैप्टर्स हैं, या तो क्लास 11th बायो के हैं या वो क्लास 12th की बायो के हैं। उन लास्ट के 4 चैप्टर्स वो मैंने रेफ़र किए थे अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। वो मैंने अच्छे से पढ़े 4 चैप्टर, और फिर मेरे को एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग होने लग गई थी। उस अंडरस्टैंडिंग के बाद मैंने क्या करा, एक बुक आती है शंकर IAS की। वो शंकर IAS की बुक बहुत मोटी है, उसमें आई थिंक 40 to 50 चैप्टर्स है। तो मैं क्या करती थी, हर चैप्टर को मैंने पढ़ा और मैंने उससे एक एक पेज के नोट्स बना लिए। तो एक जैसे 30 चैप्टर मैंने पढ़े, तो मेरे पास 30 पेज के नोट्स थे। मैं बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज और शॉर्ट नोट्स बनाए थे मैंने एनवायरनमेंट के लिए। तो एट लास्ट मैंने क्या करा, मेरे पास केवल 60-70 पेज के उसके नोट्स बन गए थे। 30 to 40 पेज तो वो NCERT के 4 चैप्टर थे वो हो गए, और 30 to 40 पेजेस मेरे पास उसके हो गए। जो भी मैंने शंकर IAS से 30-40 चैप्टर पढ़े थे, उनके लिए मैंने वो नोट्स बना लिए। तो मेरे पास बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही कंसाइज एनवायरनमेंट के नोट्स थे, जो बहुत ही क्विक रिवीजन में हेल्प करते थे। और इस सब्जेक्ट को भी आपको कॉन्स्टेंटली करंट अफेयर्स से अपडेट करना ही पड़ेगा। इसके बाद आता है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक इज़ समथिंग, मैं ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे को तो बहुत डिफ़िकल्ट लगता था। तो मैंने क्या करा, किसी भी कोचिंग का एक आप उठा लीजिए, नोट्स उठा लीजिए और आप उन्हें रिवाइज़ कर लीजिए और उन्हें पढ़ लीजिए, उसी में हाईलाइट कर लीजिए, उसी में ऐड ऑन कर लीजिए। उसी में पढ़िए और उसी को रिवाइज़ कीजिए। मैंने यही करा था, साइंस एंड टेक के मैंने जो नोट्स थे वो वहीं से पढ़े थे और वहीं से रिवाइज़ किए। साइंस एंड टेक के मैंने कोचिंग के नोट्स लिए, वहीं से पढ़े, वहीं से रिवाइज़ करे, उसी में मैंने ऐड ऑन करा। और मैंने साइंस एंड टेक के अपनी तरफ से कोई नोट्स नहीं बनाए थे। द रीज़न बीइंग कि मैं ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हूँ, मुझे साइंस एंड टेक थोड़ा टफ लगता था। तो मुझे लगा कि मेरे से इतने अच्छे नोट्स नहीं बन पाएंगे जितना अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो मुझे अपने आप बना के दे देंगे। तो ये मेरा साइंस एंड टेक का था। और लास्ट होता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। इसके लिए अगेन मैंने अपने खुद के कोई नोट्स नहीं
बनाए थे। आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नोट्स उठा लीजिए। मैंने भी यही करा था। मैंने डिज़ास्टर मैनेजमेंट के कोई नोट्स नहीं बनाए थे। मैंने एक ऑनलाइन कोर्स खरीदा था, उन्हीं के मैंने नोट्स ले लिए थे। इसके अलावा मैंने मार्केट से विजन के भी ले सकते हैं आप। कई टॉपर्स के मैंने सुना है वो विजन को रेफ़र करते हैं, आप भी कर सकते हैं। किसी भी किसी भी कोचिंग के आप ले सकते हैं प्रिंटेड मटेरियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए और साइंस एंड टेक के लिए। मैंने यही करा था और उसी को आप रिवाइज़ कीजिए, उसी में आप हाईलाइट कर दीजिए। मैं ऐसे ही करती थी। और जो भी आपको लगे ये करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से नेसेसरी है, आप वहीं पे ऐड ऑन कर दीजिए। मेरी GS3 को लेकर ये स्ट्रैटेजी थी। GS4 है एथिक्स। अब एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट माना जाता है कि ऑनलाइन कोर्स किससे लिया था प्लीज़ बता दो। ऑनलाइन कोर्स एक्चुअली मैंने किसी एक इंस्टीट्यूट से नहीं लिया था। मैंने ऑनलाइन कोर्स जो था पर सब्जेक्ट लिया था कि इस सब्जेक्ट के लिए ये ज़रूरी है तो इस सब्जेक्ट के लिए ये ज़रूरी है, तो मैं उस हिसाब से लेती थी। और कई जगह से तो जहाँ मैंने लिया था वो तो अब देते भी नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी प्रिपरेशन एज आई सेड दिस वाज माय 4th अटेम्प्ट और मैंने अपनी प्रिपरेशन 2021 में चालू की थी। तो उस टाइम मैंने अपने नोट्स बनाए थे। तो मैंने उस टाइम जिनसे लिए थे, अब तो कई कई जगह से वहाँ से मिलते भी नहीं है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जहाँ से भी आपको लगे कि आपको मिल सकते हैं अच्छे नोट्स, आप वहाँ से ले सकते हैं और आप उसे ऐड ऑन कर लीजिए और करंट अफेयर से अपडेट कर दीजिए, तो वैसे भी बहुत अच्छा मटेरियल बन जाएगा। ठीक है। GS4 पे आते हैं। GS4 एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर बुक नहीं है, किसी बुक या स्पेसिफिक कोचिंग के नोट्स नहीं है, कोई स्पेसिफिक आप सोर्स नहीं है। तो GS4 मैंने टॉपर्स की बहुत सारी स्ट्रैटेजी सुनी और मैंने फिर ये डिसाइड किया कि GS4 में मैंने सिलेबस उठाया, एक टॉपिक लिया, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस, एटीट्यूड और जैसे अपना कंपैशन, हर एक टर्म ली, हर एक टॉपिक लिया और उसके खुद के नोट्स बनाए। यही मैं करती थी। और एग्ज़ाम से पहले मैंने क्या किया था कि मैंने एक बार टॉपर्स कॉपीज़ भी देखी और उनसे जो मुझे वैल्यू एडिशन मिलता था वो मैं अपने नोट्स पे इनकॉर्पोरेट कर लेती थी। मेरे जो एथिक्स के नोट्स हैं वो इतनी पतली सी डायरी में केवल 40-50 पेज तो नहीं, मतलब 40-50-60 पेज के करीब वो रहे होंगे। PYQ कैसे एनालाइज करना चाहिए, मैं अभी बिल्कुल इस क्वेश्चन को एड्रेस करूँगी, पर एक बार मैं अपनी ये सारी सोर्स लिस्ट फिनिश कर दूँ फिर मैं इस पे आऊँगी। जैसे ही मैं मेंस का बताने चालू करूँगी मैं इस पे आऊँगी। तो जो अपने GS4 के नोट्स हैं उसको आप हर टॉपिक को उठाएं और उस टॉपिक के हिसाब से आप अपने नोट्स बनाएं। उन नोट्स को ही आप बार बार रिफाइन करिए, ऐड ऑन कीजिए, हाईलाइट कीजिए, उनको ही एनरिच करती रहिए। क्यों ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पहली बात तो इससे आपका कंटेंट ऑब्वियसली एनरिच होगा और दूसरी बात ये कि एथिक्स की कोई नोट्स स्पेसिफिक बुक लिस्ट, बुक सोर्स ऐसा है नहीं मार्केट में। तो आई थिंक अगर आप इसके लिए मतलब इस सब्जेक्ट के लिए खुद पे ही रिलाई करेंगे और खुद के नोट्स पे ही रिलाई करेंगे तो वो एक काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है। अगर आपको इसमें गाइडेंस चाहिए कि कैसे नोट्स बनाना स्टार्ट करें तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, टॉपर्स की PYQ, जो टॉपर्स के प्रीवियस ईयर्स की कॉपीज़ नहीं है वो देखिए। मैंने देखी थी बहुत से टॉपर्स की, मैंने शुभम सर की देखी थी, मैंने विशाखा यादव मैम की देखी थी और इसके अलावा भी जो भी मुझे अच्छी कॉपीज़ मिलती थी मैंने उन सारी कॉपीज़ को रेफ़र किया था अपने एथिक्स के नोट्स बनाने के लिए। ठीक है। इसके बाद जैसे ये अब ये हो गई अपनी सारी सोर्स लिस्ट। अब मैं ये बताती हूँ कि मैंने इसी सारे सब्जेक्ट्स को, इन्हीं जो मैंने एक ही इंटीग्रेटेड नोट्स बनाए थे, इनको मैंने प्रीलिम्स में कैसे यूज़ करा और इन्हीं को मैंने मेंस के लिए यूज़ किया। अब वो मैंने कैसे किया, अब जैसे मैं आपको बताती हूँ। GS1 से स्टार्ट करते हैं, जैसे हिस्ट्री से लेते हैं। तो हिस्ट्री में जैसे आप मानिए कोई टॉपिक है, जैसे मानिए आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के मेरे नोट्स बने। जैसे मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, इसके रीजंस स्टार्ट होने के क्या थे, क्या क्या इसके रीजंस थे, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ और सारी डिटेल्स। मेरे ये 3 पेज के नोट्स थे। अब इसी में जैसे इसी में सारी डिटेल्स थी। जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में अपने जो अलग अलग स्टेट्स थे उनमें कौन कौन से लीडर्स ने क्या क्या करा। फॉर एग्जांपल अपने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में खान अब्दुल गफ़र खान जी थे, अपने धरसाना में रेड्स हुई थी सरोजनी नायडू जी के अंदर। तो वो सारी डिटेल्स मैंने अपने इसी नोट्स में लिख रखी है। अब क्या है कि इस नोट्स के अंदर अब मैं इसको प्री के लिए कैसे यूज़ करा और मैंने इसे मेंस के लिए कैसे यूज़ करा, क्योंकि मेरे नोट्स बहुत ही सिस्टमैटिक थे तो मेंस के लिए तो अपने आप ही वो हो जाते थे कि भाई रीजंस ये है, इम्पैक्ट ये रहा, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये यहाँ पे एंड हुआ।
तो ये इतने सिस्टमैटिक थे कि ये मेंस के लिए तो सब कुछ इसमें आ जाता था। अब इसको प्री के लिए कैसे यूज़ करती थी मैं, फॉर इंस्टेंस कुछ भी ऐसा पॉइंट है जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कनिंघम सर्कुलर इशू हुआ था ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टू प्रिवेंट द प्रोटेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। तो मैंने मेरे को पता है ये कनिंघम सर्कुलर जो है ये प्री में आ सकता है, सीधा क्वेश्चन आ सकता है, हाउ कनिंघम सर्कुलर इज रिलेटेड टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, या फिर हाउ अबाउट व्हाट मूवमेंट और टू विच मूवमेंट कनिंघम सर्कुलर इज रिलेटेड। तो मुझे पता है कनिंघम सर्कुलर पे क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं उसे क्या करते थे, मैं उसे एक अलग हाईलाइटर से ब्लू हाईलाइटर या ऑरेंज हाईलाइटर से हाईलाइट करके उस पर एक बॉक्स बना देते थे कि ये पॉइंट जो है ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और पूरे नोट्स में जहाँ जहाँ मुझे लगता था कि ये प्रीलिम्स के लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है या ये नोट इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे मैं एक अलग हाईलाइटर से या तो एक स्टार बना देती थी या मैं उसको एक बॉक्स में डाल देती थी कि भाई प्रीलिम्स के टाइम पे, ताकि जब मैं अपने नोट्स रिवाइज करूँ तो मेरा जो प्रीलिम्स के टाइम जब मैं नोट्स रिवाइज करूँ तो मेरा ध्यान इस पे जाए और ये प्रीलिम्स के लिए मेरा फटाफट रिवाइज हो जाए। और प्रीलिम्स से बिल्कुल 4-5 दिन पहले तो मैं सारे नोट्स अपने पढ़ती भी नहीं थी, मैं केवल जो हाईलाइटेड था, जैसे जो भी ब्लू से मैंने या जो भी ग्रीन से या जो भी ऑरेंज से मैंने प्रीलिम्स के पर्पज से हाईलाइट कर रखा था, मैं बस केवल फटाफट उन्हें देखती थी और मैं पूरे नोट्स पढ़ती भी नहीं थी। तो इस तरीके से मैंने अपने पूरे नोट्स रिवाइज करे थे प्रीलिम्स के लिए, और इसी तरीके से मेरे सारे नोट्स थे सारे सब्जेक्ट में जो इंटीग्रेटेड थे दोनों प्रीलिम्स और मेंस के लिए। ठीक है, अब जैसे मैं GS2 पे पॉलिटी पे आऊँ, तो पॉलिटी पे जैसे लक्ष्मीकांत एज आई सेड वाज my bible for both prelims and mains. I have not referred any other source, any other book or any other thing for GS2। टॉपर्स कॉपी कैसे एनालाइज करनी चाहिए, मैं इस चीज़ को बताती हूँ। एक बार मैं GS2 वाला GS2 का मैं बताऊँ, उसके बाद मैं इस टॉपिक पे भी आती हूँ। जैसे GS2 में मैंने बताया कि GS2 में पॉलिटी वॉज माई बाइबल। तो अब मैं क्या करती हूँ, जैसे सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक है, तो सुप्रीम कोर्ट में क्या होता था, जैसे अपन चैप्टर पढ़ लिए, चैप्टर पढ़ने के बाद जो भी हाईलाइटेड था, जैसे जैसे जो भी चैप्टर में आपको प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट लगता था उसे आप एक अलग हाईलाइटर से हाईलाइट कर दीजिए। जैसे मेरे को लगता था कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं, तो उसको अपन ने एक अलग हाईलाइटर से हाईलाइट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट, तो उसको अपन ने एक अलग हाईलाइटर से हाईलाइट कर दिया प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। क्योंकि जो प्रीलिम्स की जो लक्ष्मीकांत है मोस्टली प्री ओरिएंटेड ही है, तो वो तो वैसे भी मोर और लेस पूरे प्री के ओरिएंटेड ही है, तो वहाँ तो ज़्यादातर पॉइंट्स प्री से ही आएंगे। अब उसमें ये होता है कि उसको अपन मेंस के लिए कैसे यूज़ करें। तो उसके आगे क्या होता है कि उसके मैं क्या करती थी कि जो प्रीलिम्स जैसे सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर है, तो वहीं पे मैंने एक पेज पेस्ट कर दिया, और जो मेंस के रिगार्डिंग जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा कि जैसे सुप्रीम कोर्ट की जो जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट में क्या लेक्यूनाज है, क्या चैलेंजेस है और उनको अपन कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसे इसके आंसर हो गए कि वैकेंसीज हैं, केस का लोड बहुत ज़्यादा है, पीपल टू जज रेशियो कम है। तो ये सब मैं मेंस का एक पेज में लिख के वहीं पे पेस्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ, मेरे प्रीलिम्स के और मेंस के नोट्स दोनों वापस एक तरफ ही हो गए। तो जैसे मैंने आपको बताया हिस्ट्री के नोट्स ज़्यादा थोड़े से मेंस ओरिएंटेड थे, वहीं मैं हाईलाइटर से उसे प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग बना देती थी। और जैसे पॉलिटी में लक्ष्मीकांत ज़्यादातर प्री ओरिएंटेड थी, तो मैं वहीं पेज पेस्ट करके मेंस का लिख के वापस मैंने अपना एक ही सोर्स रख दिया। ठीक है, अब GS3 में आए तो इकोनॉमिक्स में मैंने सेम अपनी जो GS1 वाली स्ट्रैटेजी थी हिस्ट्री वाली वो ही फॉलो करी, एक ही नोट्स थे मेरे, उसी में मैं अलग अलग हाईलाइटर यूज़ करती थी, अपने प्रीलिम्स के लिए अलग और मेंस के लिए अलग। और अगर मुझे लगता था कि जैसे यहाँ पे और होना चाहिए और थोड़ा मेंस के हिसाब से टॉपिक होना चाहिए, तो मैं वहीं पेज पेस्ट करके एक्स्ट्रा लिख देती थी कि भाई ये भी टॉपिक एक्स्ट्रा है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, एक नेशनल रेल प्लान आया था, तो जब जब मैंने मैम डेली रूटीन बनाकर पढ़ाई करें और डेली आइडल रूटीन क्या रहे ये भी बता दीजिए। जी मैं एक बार इसको एड्रेस करती हूँ। ठीक है, तो जैसे GS3 में क्या था, GS3 में मैंने बताया कि जो मैंने वहीं नोट्स अपने बनाए थे वहीं मुझे कुछ एक्स्ट्रा लगता था, मैं वहीं ऐड कर देती थी। ठीक है, अब जैसे जैसे मैंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के नोट्स बना लिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के नोट्स बनाने के बाद क्या हुआ, एक नया आया नेशनल रेल प्लान। तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आएगा एग्जाम में, और अगर नहीं भी आए तो प्रीलिम्स में भी आ सकता है, प्लस इसके जो पॉइंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मेरे आंसर एनरिचमेंट के लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ब्लैंक शीट ली, उस पर पूरा नेशनल रेल प्लान लिखा और उसको मैंने वहीं पे पेस्ट कर दिया। इससे क्या हुआ, मेरे पूरे नोट्स वापस एक ही तरफ आ गए। वो एक ही बुक है मेरी, इकोनॉमिक्स की इतनी मोटी है वो, पर वो मेरा एक ही सोर्स है फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस।
ठीक है। और GS4 में तो एज आई टोल्ड एथिक्स रहेगा, और एथिक्स में तो मेरे 50-60 पेज के नोट्स थे, ठीक है। उस मैंने क्या करा था, एज आई टोल्ड यू कि वो ही अपना एक एक टॉपिक लेना है और सारा अपन को वहीं पे लिखना है, अपने आप नोट्स बनाने हैं। आप नोट्स टॉपर्स की कॉपी देखिए और आप डाल दीजिए। जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस है तो इमोशनल इंटेलिजेंस आप गूगल पे डाल दीजिए, इमोशनल इंटेलिजेंस यूपीएससी, और वो पूरा आ जाएगा आपके आगे। आप उस बहुत सारे लिंक्स खुलेंगे आपके आगे, आपको जो सूटेबल लगे आपको ले लीजिए, ठीक है। अब मैं 2 क्वेश्चंस एड्रेस करती हूँ पहले कि ना PYQs को कैसे एनालाइज करें और टॉपर्स कॉपीज को कैसे एनालाइज करें। देखिए, PYQs को आप ऐसे एनालाइज करिए कि जब आप अपने नोट्स बना रहे हैं तब आप बार बार PYQs को देखते रहिए। जब आप बार बार PYQs को देखेंगे तो आपको आइडिया रहेगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक इतना ज़्यादा नहीं है या इतना कम नहीं है कि इससे कितना क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। फॉर इंस्टेंस, जब मैं अपने पॉलिटी पढ़ती थी और मैं अपने पॉलिटी के नोट्स बनाती थी, तब मैंने एक चीज़ देखी कि जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ है उस पर काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हुए। तो मैंने जब पार्लियामेंट्री कमिटीज़ पढ़ा तो मैंने उस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ा, और मैंने मेक श्योर करा कि मेंस में, क्योंकि बार बार पार्लियामेंट्री कमिटीज़ पे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो मेरे पास 1 पेज के मेंस के नोट्स रहे। ये मैंने वहीं लिख के, एज आई टोल्ड यू, मेरे एक ही सोर्स रहता था, मैंने कभी मल्टीपल सोर्स के पीछे मैं नहीं गई। तो मैंने वहीं पे 1 पेज पे अपने नोट्स लिख लिए पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को, और उसको उस चैप्टर के आगे पेस्ट कर दिया, खत्म। इसके आगे मैंने अपना बार बार कोई सोर्स नहीं बढ़ाया। दूसरा ये, टॉपर्स कॉपी को कैसे एनालाइज करें। टॉपर्स कॉपीज़ को आप एनालाइज तो मैं नहीं करती थी, मैं क्या करती थी, टॉपर्स कॉपीज़ को पढ़ती थी। और वो इसलिए पढ़ती थी ताकि अपन को पता चले कि कैसे आंसर्स लिखने हैं अपन को मेन एग्जाम में। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये मेरा 4th अटेम्प्ट था और मेरा 2nd अटेम्प्ट में मेंस अटका था। अब मैं आपको बताती हूँ वो क्यों अटका था। क्योंकि जो टॉपर्स बोलते हैं कि ना, यू हैव टू बी मेंस रेडी बिफोर प्रीलिम्स। तो मैं क्या थी, 2nd अटेम्प्ट में मेंस रेडी नहीं थी। मेरे को ऐसा लगा कि क्योंकि मैं एज आई टोल्ड यू कि मैं ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से थी, तो मुझे ऐसा लगा कि आफ्टर मीन्स अगर मैं आंसर राइटिंग स्टार्ट करूँगी तो मैं कर लूँगी कैचअप, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ह्यूमैनिटीज़ का ही था। बट ऐसा नहीं हो पाया, और मैं आंसर राइटिंग में उतना अच्छा नहीं कर पाई जितना अच्छा उस साल के दूसरे बच्चों ने करा। सो दैट्स वाई आई कुडेंट मेक इट टू द फाइनल लिस्ट ऑफ मेंस। तो टॉपर्स कॉपीज़ को अगर आप देखते रहेंगे शुरुआत से, तो आपको एक आइडिया रहेगा कि आपको कैसे आंसर्स लिखने हैं और क्या उसमें ज़्यादा क्वालिटी ऐड करें, क्या ऐसा करें सो दैट दैट कैन फिच यू मोर मार्क्स। और वो आइडिया आपको कहाँ से लगेगा, वो आइडिया आपको लगेगा टॉपर्स की कॉपी से। और ये बात मैंने कब समझी, ये बात मैंने समझी अपने 2nd अटेम्प्ट के बाद, व्हेन आई कुड नॉट क्वालिफाई द मेंस, क्योंकि मेरे मेंस में मार्क्स कम रहे। एंड देन आई रियलाइज कि यार कुछ तो लेक्यूनास थे जो फिल करने चाहिए थे, जो अपन नहीं कर पाए। और फिर मैंने उन लेक्यूनास को कैसे फिल करा, आई आइडेंटिफाइड दोज लेक्यूनास बाय सीइंग टॉपर कॉपीज। मैंने देखा कि अच्छा, सुप्रीम कोर्ट पे क्वेश्चन आया है, तो सुप्रीम कोर्ट पे इन्होंने 4 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखा है और कितना अच्छा लिखा है। फिर उसमें देखिए उन्होंने कितने डायमेंशन से पॉइंट्स लिखे हैं, 7 to 8 पॉइंट्स लिखे हैं। एक गलती जो मैंने अपने 2nd मेंस में कर दी थी कि मैंने बहुत ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस करा पर क्वांटिटी पे नहीं करा। हुआ क्या कि जैसे टाइम का तो उसमें पॉसिटी रहती है, व्हाइल यू राइट योर मेंस एग्जाम देयर इज ऑलवेज पॉसिटी ऑफ टाइम। So while I used to write my paper, I used to think that UPSC focuses more on quality than quantity. तो मैंने अपने 2nd अटेम्प्ट में आई रोट स्मॉल आंसर्स बट दे वर क्वालिटेटिवली वेरी गुड, बट दे वर लेस। So one topper told me, he's a topper of 2022, and he told me कि जैसे अगर आपको भूख लगे तो एक आपको बहुत तेज भूख लगे तो एक आपको टेस्टी थोड़ी सी चीज़ दे दे, और एक आपको बहुत टेस्टी थोड़ी सी चीज़ दे दे, उससे आपका भूख मिटेगी, या आपको खाना ही चाहिए, मतलब एक अच्छे चपाती और ये सब एक फुल प्लेट चाहिए जिससे आपकी भूख मिटेगी। ऑफ कोर्स डेजर्ट के लिए आप लास्ट में थोड़ा सा मीठा ले सकते हैं, बट भूख तो देखो आपकी उस फुल थाली से ही मिटती है। तो वो टॉपर ने जब मुझे वो बात बोली तब मुझे रियलाइज हुआ कि ना, बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी आर इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी मेंस, और आपको अपने आंसर्स में दोनों को ही आपको उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। So now I have told you my book, I have told you my journey, I have told you my strategy, I have told you why I couldn't qualify 2nd means। जो मैंने गलती ये कर दी थी कि मैंने क्या करा था कि एज आई टोल्ड यू आई फोकस मोर ऑन क्वालिटी एंड लेस ऑन क्वांटिटी। अगर उस साल सारे बच्चों ने 8 या 9 पॉइंट्स लिखे थे तो मैंने केवल 5 to 6 पॉइंट्स ही लिखे थे, दो दे वर क्वालिटेटिवली वेरी गुड, बट सिंस क्योंकि वो छोटे रह गए थे तो मेरे को मार्क्स थोड़े से कम मिले थे और इस वजह से मेरा रह गया था।
तो दैट्स आई कुडंट क्वालिफाई द सेकेंड मेंस। और फिर मैंने इन चीज़ों को इम्प्रूव करा, हर सब्जेक्ट में इम्प्रूव करा, टॉपर्स की कॉपीज से करा, PYQ से करा, टेस्ट सीरीज से करा। अब एक क्वेश्चन भी आया था कि टेस्ट सीरीज को कब लेना चाहिए और कब नहीं लेना चाहिए। देखिए मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ना जैसे ही आप पढ़ना चालू करें, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज तो आपको एक बार आपका सिलेबस का जो एक राउंड है वो ख़त्म हुआ उसके बाद आपको ले लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप बार बार सिलेबस पढ़ेंगे और आप टेस्ट नहीं देंगे तो आप इवेलुएट ही नहीं कर पाएंगे कि वेयर डू यू स्टैंड एग्जैक्टली एंड हाउ मच मार्क्स आर यू स्कोरिंग एंड व्हाट आर योर वीक पॉइंट्स एंड व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, सो दैट यू कैन इम्प्रूव ऑन दैट। सो वो आपको पता ही नहीं चलेगा, तो वो फ्यूटाइल एक्सरसाइज हो जाएगी। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप एक बार अपना, जैसे आपने लक्ष्मीकांत की बुक है, आपने एक बार उसे पढ़ ली, अब आप उसके टेस्ट दीजिए। हो सकता है शुरुआत में टेस्ट में आपके कम मार्क्स आए, बट इट इज़ वेरी नॉर्मल। एवरी टॉपर दैट आई हैव हर्ड ऑफ, इवन आई माई सेल्फ, वी नो वन स्कोर्स वेरी गुड मार्क्स इन द इनिशियल टेस्ट। बहुत ही कम आते हैं। मेरे तो एक बार एक टेस्ट में केवल 20 मार्क्स आए थे एंड इट वॉज वेरी हार्ड, वेरी हार्ट रेंचिंग। मेरे को तो बहुत बुरा लगा था, बट दिस इज़ हाउ इट इज़। आपको शुरुआत में टेस्ट देने पड़ेंगे और धीरे धीरे जब आप टेस्ट देंगे आपको पता चलेगा कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपको कैसे और इम्प्रूव करना है। ठीक है। और इसके बाद जैसे एक बार टेस्ट आपने दे लिया, उसके बाद आप अपने नोट्स को भी एनरिच कर सकते हैं। ठीक है। और जहाँ तक बात है मेंस की टेस्ट सीरीज़ की, तो मेंस की टेस्ट सीरीज़ आप क्या करिए, जैसे मैंने बताया कि सेकेंड अटैम्प्ट में मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ था क्योंकि मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं कर रखी थी। ठीक है। तो मेरा ये मानना रहेगा, जैसे मैंने प्रीलिम्स का बोला कि एक बार आपने अपना कोर्स एक बार रिवाइज कर लिया, उसके बाद ही आप मेंस के टेस्ट भी देना चालू कर दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार टेस्ट सीरीज़ ही खरीदें। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू पे एवरी टाइम, बिकॉज दे आर वेरी एक्सपेंसिव, दे कॉस्ट यू अ फॉर्च्यून। सो व्हाट यू कैन डू कि ऑनलाइन बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो आपको डेली क्वेश्चंस देते हैं 5-5, आप वो लिखना चालू कर दीजिए। आप खुद से क्वेश्चन निकाल लीजिए, आप PYQs लिखिए। आप वो और भी जैसे न्यूज़पेपर्स से भी बहुत से इंस्टीट्यूट्स क्वेश्चंस निकालते हैं और वो आपको देते हैं, तो आप उन्हें रेफ़र कीजिए। मतलब मेरा ये कहना है कि अगर आपने एक बार कोर्स कर लिया तो आप फिर उसको करिए, मतलब फिर आप अपने टेस्ट देना स्टार्ट करिए, ताकि आपको पता चले कि आपके लेक्यूनास कहाँ पे हैं और आप कैसे अपनी जो गलतियाँ हैं उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है मेंस। मेंस में जैसे मैंने आपको GS1, GS2, GS3 और GS4 बताया। अब इसके बाद आते हैं दो बहुत ही बड़े चीज़, वो है ऑप्शनल्स, ऑप्शनल का पेपर 1 एंड ऑप्शनल का पेपर 2। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि हाउ टू सेलेक्ट ऑप्शनल पेपर। तो देखिए मेरा ये मानना है कि जैसे मेरा ये फोर्थ अटेम्प्ट, बहुत से बच्चों का फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर होता है, बहुत से बच्चों का फिफ्थ सिक्स अटेम्प्ट में भी क्लियर होता है, और बहुत से बच्चों का तो कई बार सिक्स अटेम्प्ट के बाद भी क्लियर होता है। तो ऑप्शनल एक ऐसे सब्जेक्ट है जो कई बार अगर मतलब कई बार आपको 5 से 6 साल पढ़ने तक की भी ज़रूरत पड़ जाए। और ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ही इन डेप्थ क्वेश्चन आते हैं। कई बार तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो शायद PhD लेवल पे या MA लेवल पे आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप तब तक टैकल नहीं कर सकते जब तक आपके उसमें इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ना हो। और इतनी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मेरे हिसाब से उस सब्जेक्ट में तभी आ पाती है जब यू हैव वेरी गुड इंटरेस्ट इन दैट सब्जेक्ट। ठीक है। अब तो पहला जो पैरामीटर रहेगा टू सेलेक्ट एन ऑप्शनल सब्जेक्ट इज दैट यू शुड हैव इंटरेस्ट इन दैट सब्जेक्ट। I choose political science and international relations as my optional subject because this is the subject जिसमें मैंने अपना ग्रेजुएशन करा था एंड मेरे को इस सब्जेक्ट में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो इसलिए मैंने इस सब्जेक्ट को चुना। और दूसरा एक मुझे टॉपर ने ये भी कहा था कि इस सब्जेक्ट को हो सकता है तुम्हें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़े, हो सकता है किसी का फर्स्ट अटैम्प्ट सेकंड अटैम्प्ट में ना हो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ अटैम्प्ट में हो, तो आप एक सब्जेक्ट को 4-5 साल तक इतनी डेप्थ में और इतनी अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं पढ़ सकते जब तक आपका उसमें इंटरेस्ट ना हो। तो पहला और दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है टू सेलेक्ट अ सब्जेक्ट इज दैट यू मस्ट हैव इंटरेस्ट इन दैट सब्जेक्ट। ठीक है। इसके अलावा जैसे वी आर गिविंग दिस एग्जाम ऑब्वियसली टू फेच द मार्क्स। ठीक है। तो और दूसरे क्राइटेरिया जैसे हाउ दिस सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग इन द एग्जाम, कितना ये सब्जेक्ट स्कोरिंग है, कितना ये सब्जेक्ट स्कोरिंग नहीं है, इसने लास्ट फ्यू ईयर्स में कैसा परफॉर्म किया है, ये सारी चीज़ें भी आप कंसिडर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी कंसिडर करनी भी चाहिए बिकॉज अल्टीमेटली यू आर गिविंग दिस एग्जाम टू फेच मार्क्स एंड गेट अ पोस्ट।
and thus you should consider these parameters. But the first and the most important consideration should be that whether you are interested in this subject or not, and whether you can tackle the questions of this subject with a very mature अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. सो ये हो गया अपना ऑप्शनल का. अब ऑप्शनल में एक और चीज़ होती है कि ऑप्शनल में जो पी वाई क्यूज़ होते हैं वो बड़े रिपीट होते हैं, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट है और एक ही सब्जेक्ट से मतलब बार बार क्वेश्चन आए जा रहे हैं. जैसे पॉलिटिकल साइंस में जो थ्योरी का है, जैसे उसमें हमारे मार्क्स हो गए, कांट हो गए, गांधी हो गए, लिबर्टी हो गई, ये टॉपिक्स काफ़ी थ्योरेटिकल है और इन पे जो है क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं. तो ऑप्शनल में आप पी वाई क्यूज़ पे खासकर ध्यान रखिए, क्योंकि पी वाई क्यूज़ अगर आप सॉल्व कर रहे हैं लगातार तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं अगर आप पी वाई क्यूज़ पे ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि ऑप्शनल में थीम्स और क्वेश्चंस दोनों रिपीट होते हैं. ठीक है. तो ये हो गया. समवन इज आस्किंग कि सी सैट में क्या. हाँ, ऑफ कोर्स एज आई सेड कि मेरा 2021 में आई कुडंट क्लियर द प्रीलिम्स इटसेल्फ. 2022 में आई कुडंट क्लियर द मेंस. एज आई टोल्ड कि मेरे आंसर्स क्वालिटेटिव नहीं थे. 2023 में आई कुडंट क्वालिफाई द सी सैट. उस साल का सी सैट बहुत डिफिकल्ट था. तो सी सैट को फिर मैंने ऐसा क्या करा कि मैंने 2024 में क्लियर करा. तो सी सैट के लिए नाउ आई कैन गिव यू अ गुड आइडिया कि आपको क्या करना चाहिए. पहले इफ यू आर फ्रॉम ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट, तो यू कैन नॉट एंड यू शुड नॉट ignore CSAT, because CSAT का लेवल earlier years it was in this way कि आप ना उसे डील कर सकते थे बिना पढ़े भी. थोड़े से PYQ सॉल्व कर लिए, थोड़े से टेस्ट सॉल्व कर लिए और आप CSAT मैनेज कर सकते थे. बट नाउ द कंडीशन एंड द सिचुएशन हैज़ चेंज्ड अ लॉट. देयर इज लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन एंड दस द CSAT पेपर हैज़ गॉट वेरी हार्ड नाउ. तो उसके लिए आप मैंने कोचिंग ली थी CSAT की. मैंने दिल्ली से ही एक ऑनलाइन कोर्स खरीद लिया था और उसमें ही मैंने कोचिंग ली थी. इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप एसएससी वाले जो नोट्स होते हैं उन्हें भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मेरे जैसे एक फ्रेंड वो एसएससी क्लियर करे हुए हैं एंड उनके लिए यूपीएससी सीसैट को क्लियर करना कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी हो जाता है. और जब मैंने उनके नोट सॉल्व करे, स्टडी में कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें. एक मैं सीसैट वाला पॉइंट क्लियर कर दूं, फिर मैं इस पे आती हूँ. जैसे आप सीसैट में जैसे मैंने सीसैट में मैंने कोचिंग ली थी, दिल्ली से ही ऑनलाइन करा था. मैंने कभी दिल्ली नहीं गई अदर देन द इंटरव्यू राउंड. तो मैंने सीसैट की दिल्ली से कोचिंग ली और मैं घर पे सॉल्व करती थी. इसके अलावा मेरे एक फ्रेंड है जो एसएससी क्लियर करे हुए हैं और वो यूपीएससी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं. तो उनसे मैंने गाइडेंस ली, क्योंकि उनकी मैथ्स बहुत अच्छी है. तो उन्होंने मुझे बताया कि मैम मुस्कान तुम ना वो रेफर कीजिए, एसएससी के नोट्स रेफर कीजिए. तो मैं एसएससी के नोट्स रेफर करती थी और मैं जब उन्हें थोड़ा सॉल्व करी, खासकर परसेंटेज और रेशो के चैप्टर्स जब मैंने सॉल्व करे, तो उसके बाद मुझे थोड़ा पता चला कि ना ऐसी ट्रिक से भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं. और उसके बाद जो 2024 का सीसेट था वो लकीली मैंने काफ़ी अच्छे मार्क्स से क्लियर करा था, काफ़ी अच्छी रेंज से क्लियर करा था इवन. तो सेट के लिए आपको एक तो कोर्स, अगर आप ह्यूमैनिटीज से हैं तो डू नॉट इग्नोर इट. सेकेंडली आप कोर्स लीजिए. थर्डली आप जितने हो सके टेस्ट सॉल्व कीजिए, PYQs कीजिए और डू नॉट डेयर टू इग्नोर CSAT, बिकॉज CSAT कैन कॉस्ट यू एन अटेम्प्ट एज इट कॉस्टेड मी इन 2023. ठीक है. मल्टी डायमेंशनल आंसर कैसे लिखना चाहिए. देखिए, मल्टी डायमेंशनल आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं कि स्पेक्लिक का फॉर्मेट होता है, जैसे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, लीगल, इंटरनेशनल. ये 6 डायमेंशन आप कवर करिए और हर डायमेंशन में आपको दो पॉइंट्स तो मिल जाएंगे. तो आप 6 डायमेंशन में अगर आप दो पॉइंट्स भी लिखेंगे तो आपके 12 पॉइंट्स तो ऐसे ही हो गए. तो इस तरीके से आपका आंसर जो है काफ़ी मल्टी डायमेंशनल हो जाएगा. ये स्पेक्लिक का फॉर्मेट भी मुझे पहले के टॉपर ने ही बताया था. मैम मोटिवेशन देखिए, मोटिवेशन तो मैं मेरे को 4th अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है. तो देखिए, मोटिवेशन का तो ये है कि इफ़ यू नो व्हाई यू आर क्लियरिंग दिस एग्जाम, तो अगर आपके अंदर वो व्हाई बहुत क्लियर है कि व्हाई यू वांट टू डू दिस, तो मोटिवेशन अपने आप आती है. जैसे अगर कोई आपको पुश कर रहा है इस एग्जाम में कि अब आपको करना है, आपके ऊपर प्रेशर है, तो आपके ऊपर शायद आप इतना कंसिस्टेंसी या इतना मोटिवेटेड नहीं रह पाएंगे. पर अगर आपका व्हाई क्लियर है कि व्हाई यू वांट टू क्लियर दिस एग्जाम, व्हाट यू वांट टू डू आफ्टर क्लियरिंग दिस एग्जाम. जैसे मेरा मोटिव क्लियर था कि मुझे एक ऐसा
सर्विस चाहिए जहाँ पे मेरे को जॉब सिक्योरिटी भी हो, ग्रोथ भी हो और सोशल सर्विस भी हो। तो मेरे अंदर मोटिवेशन अपने आप आता था। और मेरे ऐसा सेड यू कि मेरा स्ट्रेच काफ़ी हो गया था। फोर्थ अटेम्प्ट वाज माय, तो फोर्थ अटेम्प्ट में जर्नी लंबी हो गई, 4-5 साल की हो गई। तो मोटिवेशन फिर मुझे अपने आप आता था इस चीज़ या फिर इस थॉट्स की। मेरा वाई बहुत क्लियर था, मुझे पता था मुझे यही करना है और मुझे ये भी पता था मुझे ये क्यों करना है। तो इसलिए दिस इज हाउ यू कैन मेंटेन योर मोटिवेशन इफ यू आर वेरी क्लियर इन योर थॉट्स। ठीक है, 12th के बाद ही प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। देखिए मेरे हिसाब से आपकी जो कॉलेज लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस होती है। तो आप अपनी कॉलेज लाइफ इंजॉय कीजिए। उसके बाद चाहे तो या तो आप थर्ड ईयर से स्टार्ट कर सकते हैं या आप ग्रेजुएशन के बाद से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक टॉपर रहे थे शायद 2018 बैच के, कनिष्क कटारिया सर, उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी कि कॉलेज लाइफ में तो उन्होंने यूपीएससी का कभी सोचा ही नहीं, और फिर उसके बाद उन्होंने 1 साल की तैयारी से निकाल दिया। क्योंकि वो जो 1 साल की तैयारी थी ना बहुत ही ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की थी। देखिए ये तो है ही, जैसे अब आप लेसर द टाइम हायर द प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो अगर आप 2-3 साल तैयारी कर रहे हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी थोड़ी कम होगी, क्योंकि आप थोड़े थोड़े ढीले होंगे। और अगर आपकी जो प्रिपरेशन है वो 1 साल के अंदर है तो वो बहुत हाई इंटेंसिटी होगी। मैंने पर्सनली बता दूं, मैंने अपनी तैयारी जो थी, प्रिपरेशन जो थी, वो थर्ड ईयर के मिड से स्टार्ट की थी। तो और 1 साल का मैंने 1 साल मतलब 1 साल के प्रिपरेशन के साथ मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। सो दैट आई कुड नॉट क्लियर, बट स्टिल आप अगर 12th के बाद ग्रेजुएशन में करना चाह रहे हैं या फिर आप ग्रेजुएशन के बाद करना चाह रहे हैं, देखिए ये आपका एक पर्सनल डिसीजन होगा, आपका डिसीजन होगा, आपके फैमिली का डिसीजन होगा। बट वॉट आई कैन सजेस्ट यू इज दैट ड्यूरिंग योर कॉलेज लाइफ यू शुड फोकस मोर ऑन योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, फोकस मोर ऑन गेनिंग मोर एंड मोर स्किल्स। सो दैट शुड बी योर गोल। एंड यूपीएससी प्रिपरेशन अगर आप बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं, इंटेंसिटी के साथ कर रहे हैं, मोटिवेटेड होकर फिक्स डिसिप्लिन के साथ और फिक्स शेड्यूल के साथ करें, तो आई थिंक 1 और 1.5 years इज मोर देन सफिशिएंट टू कंप्लीट द प्रिपरेशन। ठीक है, उसके बाद आप गाइडेंस के लिए जैसे आप टॉपर्स वीडियो देख सकते हैं, आप टॉपर्स कॉपीज देख सकते हैं, जिससे वो आपकी स्ट्रीम लाइन रहे। ठीक है, जैसे अब मैंने प्रीलिम विच पेन यूज, पेन आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने क्लासमेट का किया था, विच पेन टू यूज़, मैंने क्लासमेट का किया था, आप कोई सा भी कर सकते हैं। अब जैसे मैंने प्रीलिम्स का आपको बता दिया, मेंस में मैंने आपको हर सब्जेक्ट का बता दिया, मैंने ऑप्शनल का भी बता दिया, मैंने टेस्ट सीरीज़ का भी बता दिया कि आपको टेस्ट सीरीज़ कब लेनी चाहिए। जैसे ही आप एक बार अपना टॉपर्स कॉपीज़ कैसे एनालाइज करें, देखिए मैंने आपको बताया मैंने उन्हें एनालाइज नहीं की थी, मैंने उन्हें इनकी एक सिंपल रीडिंग ली थी ताकि मुझे पता चल सके कि टॉपर्स कैसे और क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, सॉरी, कैसे और क्या पढ़ रहे हैं और कैसे लिख रहे हैं। जैसे वो लोग लिखते थे 7 से 8 पॉइंट्स और मैं लिखती थी 5 से 6, तो मुझे पता चला कि मुझे 3 पॉइंट्स और लिखने चाहिए। और जैसे मैं इंट्रोडक्शन अपना लिखती थी 2 लाइन का और टॉपर्स इंट्रोडक्शन लिखते थे 4 लाइन का, तो मुझे वहाँ से पता चला कि मुझे थोड़ा इंट्रोडक्शन और इम्प्रूव करना चाहिए। और जैसे मुझे जो कंक्लूजन्स है वो और पता चले कि जैसे नो मैं ज़्यादातर एसडीजीज से अपने आंसर कंक्लूड करती थी। एसडीजीज के अलावा मैं एक पॉजिटिव नोट पे आंसर इंक्लूड करती थी। तो मुझे टॉपर्स कॉपी ये और पता चला, जैसे एक टॉपर ने लिख रखा था इंडिया विजन 2047 वाला, उससे उन्होंने कंक्लूड करा। तो मुझे और भी बहुत सारे पॉइंट्स मिले कि इनसे भी आंसर कंक्लूड हो सकता है और इनसे भी अच्छा मतलब अपना बना सकते हैं अपन अपना कंक्लूजन को टू फेच मोर मार्क्स। तो वो भी उस चीज़ का भी मैंने ध्यान रखा था। सो नाउ आई हैव टोल्ड यू अबाउट माई प्रीलिम्स। नाउ आई प्रीलिम्स और प्रीलिम्स में मैंने जीएस और सीसैट दोनों का बताया। मेंस में मैंने सारे सब्जेक्ट्स की आपको स्ट्रैटेजी बताई। हर सब्जेक्ट के मेरे बहुत ही मिनिमल सोर्सेज रहे हैं, मैंने उन्हीं पे रिवीजन करा और मेरे इंटीग्रेटेड नोट्स रहे हैं। ऑप्शनल का मैंने बता दिया है कि जैसे आप बहुत ध्यान से अपना ऑप्शनल चुनिए, जिसमें आपको इंटरेस्ट है आप वही चुनिए। नाउ आई विल कम टू द स्टेज ऑफ द इंटरव्यू, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट अवेटेड स्टेज इन द लाइफ ऑफ एन एस्पिरेंट। जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो इस स्टेज तक पहुंचने का बहुत वेट करते हैं और बहुत ही ज़्यादा हर किसी को एक मन में इच्छा रहती है कि यहाँ तक तो पहुँचना है। तो मैं अब आपको बताती हूँ इंटरव्यू के लिए आपको क्या करना चाहिए, मैंने क्या करा और कैसा वहाँ पे एटमॉस्फेयर होता है। देखिए यूपीएससी इंटरव्यू तक अगर आप पहुँच रहे हैं देन यू हैव वर्कड रियली हार्ड एंड यू शुड अप्रिशिएट योरसेल्फ, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना बहुत आसान नहीं होता है। तो अगर आप वहाँ तक पहुँचे हैं तो कूडोज टू योर हार्ड वर्क, यू हैव वर्कड रियली रियली वेरी हार्ड। सेकेंडली जैसे इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें,
तो इंटरव्यू के लिए आप डाफ भरते हैं अपना डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, तो उस डाफ के आपको हर पॉइंट को उठाना है और उस हर पॉइंट को अच्छे से प्रिपेयर करना है। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं जयपुर राजस्थान से हूँ, तो मैंने मेरे एड्रेस में जयपुर आता था, मेरी होम सिटी जयपुर थी और जयपुर वर्ड कहीं जगह रिपीट हुआ था, तो मैंने उस वर्ड को जयपुर को और राजस्थान को बहुत ही अच्छे से जैसे मैंने प्रिपेयर करा था, ताकि मैं क्वेश्चंस को टैकल कर सकूं। डैफ कैसे बनाना चाहिए, देखिए डैफ आप बनाते नहीं हैं, डैफ वो आपसे फिल करवाते हैं। दे आस्क यू द क्वेश्चंस, यू सबमिट योर आंसर्स, सो यू कैन नॉट मेक योर डैफ, यू कैन गिव सर्टेन डायरेक्शन टू योर डैफ। जैसे डैफ में होता है आपकी हॉबीज पे क्वेश्चंस, आपने क्या क्या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करा है, क्या क्या आपने नो मेडल्स वगैरह या आपको स्कॉलरशिप्स क्या क्या मिली है, हॉबीज़ क्या थी, मैं इस पे आती हूँ। तो आप अपने टैब को बना नहीं सकते हैं क्योंकि बनाकर उन्होंने आपको दिया है, आप उसे केवल नो फिल कर सकते हैं और आप अपने इंटरव्यू को एक डायरेक्शन दे सकते हैं। फॉर इंस्टेंस जैसे मैंने अपनी हॉबी में लिखा था टू रीड इंटरनेशनल अफेयर्स, तो मैं चाह रही थी कि थोड़ा, और वो मेरी हॉबी भी रही है बिकॉज आई लव द सब्जेक्ट एंड आई हैव डन माय ग्रेजुएशन इन द सब्जेक्ट। तो जैसे मेरे को ये मतलब मैं चाह रही थी कि इस डायरेक्शन में जाए और ये मेरी जेन्युइन हॉबी भी है, तो मैंने इसे इस हॉबी को फिल करा। इसके अलावा जैसे आप अपना स्पोर्ट्स फिल कर रहे हैं, आप अपनी स्कॉलरशिप्स फिल कर रहे हैं, जैसे एक स्टूडेंट हैं और एक इसी साल के टॉपर हैं, उन्होंने अपनी जो वो थी हॉबी थी उसमें उन्होंने कैलीग्राफी लिख रखा था, तो उन पे कैलीग्राफी से काफ़ी क्वेश्चंस आए, उन्हें पता था। तो आप और उन्होंने क्या प्रिपेयर करा कैलीग्राफी को अच्छे से, तो इंटरव्यू के लिए आप क्या इंटरव्यू के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपने जो भी वर्ड डैफ में लिखा है इट हैज टू बी प्रिपेयर्ड इन अ वेरी गुड मैनर बिकॉज दे कैन आस्क यू वेरी माइन्यूट डिटेल। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो जो मैंने ज़्यादा प्रिपेयर करा था उस पर तो उन्होंने ज़्यादा कुछ पूछा नहीं। पर्सनली आई एम फ्रॉम महारानी कॉलेज जयपुर राजस्थान, तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि ना यू आर फ्रॉम महारानी, आर यू अ महारानी, तो मैं थोड़ा सा 1-2 सेकंड के लिए रुकी और मैंने कहा कि नहीं नहीं, नो नो सर, आई एम नॉट अ महारानी, आई एम अ वेरी कॉमन गर्ल, आई एम वेरी सिंपल पर्सन। तो उन्होंने मुझसे वापस बोला नो 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 नो, अब यू आर फ्रॉम महारानी कॉलेज, यू आर अ महारानी। तो वो थोड़ा सा उसको हाइप करना चाह रहे थे टू सी वेदर आई कंसिडर माई सेल्फ अ वेरी बड़ा इंसान और व्हाट, बट आई सेड कि नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है कि महारानी में पढ़ने वाले महारानी होंगे, दे कैन बी महारानियन इन द सेंस कि आप उस कॉलेज के स्टूडेंट हैं, बट एज पर्सनालिटी जो अंदर से एक इंसान होता है, आई एम अ वेरी सिंपल गर्ल एंड आई एम अ वेरी लेमन पर्सन, तो आई एम नॉट अ महारानी। तो दे स्माइल, द मेंबर स्माइल्ड एंड दे सेड ओके ओके, आई एम नाउ सेटिस्फाइड, एंड जिस हिसाब से उन्होंने स्माइल करा था आई थॉट ही वॉज सेटिस्फाइड विद द आंसर। सो इस टाइप से आपके एक एक वर्ड से क्वेश्चन उठ सकते हैं। तो मेरे जो उठे थे क्वेश्चंस वो ज़्यादातर उठे थे, सिंस आई एम फ्रॉम जयपुर राजस्थान, तो जयपुर और राजस्थान से उठे थे। मेरे कॉलेज से क्वेश्चन उठे थे, मैंने एक आध, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस का, तो मेरे वहाँ से क्वेश्चन उठे थे। और हॉबीज़ पे मेरे ज़्यादा इंटरनेशनल रिलेशन की एक हॉबी थी और एक और हॉबी मैंने डाली थी, वहाँ से नहीं उठे। और मेरी स्कॉलरशिप्स पे से क्वेश्चन नहीं उठे। जो भी मैंने डैफ लिखा था उसका क्लोज टू 1/3 जितने भी वर्ड्स लिखे थे उन पे उठे और 2/3 पे नहीं उठे। और सेकेंड थिंग आई वॉन्ट टू टेल, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन को कैसे आंसर करना चाहिए। देखिए सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन को आप ऐसे आंसर कर सकते हैं कि क्योंकि उस मोमेंट पे इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, तो आप उस टाइम पे कुछ बना नहीं सकते, जो अंदर से आपके आंसर निकलेगा वो ही आंसर आपको देना चाहिए। एब्सोल्यूट ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी के साथ आपको आंसर देना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन उन्होंने मुझसे नेशनल इंटरेस्ट पे पूछा था, कि सिचुएशनल क्वेश्चन था कि ऐसा है और ऐसा है और ये है, सॉरी, नेशनल इंटरेस्ट में है तो आपको क्या करना चाहिए। अब ये सिचुएशन मेरे सामने ऐसी थी कि मुझे आज तक किसी ने बताई नहीं थी, पर क्योंकि जो मेरे मन से आंसर निकला मैंने वो ही दिया कि सर नेशनल इंटरेस्ट इज द प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स ऑफ अ कंट्री एंड वॉट एवर इज इन नेशनल इंटरेस्ट हैज़ टू बी डन एंड देयर कैन नॉट बी एनी कॉम्प्रोमाइज ऑन नेशनल इंटरेस्ट। सो ही सेड ओके फाइन। तो सिचुएशनल क्वेश्चन में देखिए ऐसा नहीं होता है कि आप अचानक से मन से कुछ बना के बोल देंगे। जब आप इतनी पढ़ाई करते हैं, प्रीलिम्स की, मेंस की, सालों तक आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, सबसे बड़ी बात जब आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, एडिटोरियल्स पढ़ते हैं,
तो अपने आप आपके ओपिनियंस बनते हैं, व्यूज़ बनते हैं, और उस बेसिस पे आप अपने आप सिचुएशनल आंसर्स के आंसर करते हैं। अब जैसे एक इंटरव्यू में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो बहुत नॉलेजेबल थे, पर उनके इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स नहीं हैं, और मैंने ऐसों को भी देखा है जो बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रिपेयर नहीं कर पाए थे, क्योंकि मैं खुद भी ज़्यादा प्रिपेयर नहीं कर पाई थी। मेरा इंटरव्यू बहुत जल्दी लगा था, इट वॉज जस्ट ऑन द 9th of January, थर्ड डे ऑफ द इंटरव्यू, तो ज़्यादा प्रिपेयर मैं भी नहीं कर पाई थी। पर वॉट दे आर लुकिंग फॉर इज़ द ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी ऑफ एन एस्पिरेंट। वो ज़्यादातर फोकस जो करेंगे वो देखेंगे कि क्या कैंडिडेट ऑनेस्ट है या नहीं। एक आप खुद आप अपने कॉमन सेंस से आप खुद सोच के बताइए, एक कैंडिडेट है जो बहुत नॉलेजेबल है, but he is not honest to the board and he is not honest to himself or herself, तो क्या बोर्ड उसे मार्क्स देगा? क्या बोर्ड चाहेगा कि वो इंडियन सिविल सर्विसेज में आए? नहीं, बोर्ड नहीं चाहेगा। सो दैट वन थिंग दैट यू शुड फोकस द मोस्ट इन योर इंटरव्यू is the honesty. You have to be absolutely honest to yourself and to the board, and you have to be absolutely integral. You cannot compromise on the integrity at all. अगर ये आपने करा, इट कैन कॉस्ट यू योर मार्क्स। एक बार के लिए एक आध आंसर को छोड़ दीजिए, जैसे मेरे से उन्होंने एक आध क्वेश्चन पूछे थे, फैक्चुअल थे, जो मैं नहीं बता पाई थी। हो सकता है वो मुझे बैकफायर भी करे हो, बट मैंने ऑनेस्टली बोल दिया कि मुझे नहीं पता। मेरा जो इंटरव्यू था ज़्यादातर इंटरनेशनल रिलेशन, राजस्थान, जयपुर और हॉबीज़ पे और मेरे कॉलेज पे इन पे रोटेट किया था। तो बहुत से आंसर्स थे जो मुझे नहीं आते थे, और मैंने बहुत बोल दिया था कि सर और मैम, आई डू नॉट नो दिस आंसर, आई एम सॉरी। तो उन्होंने कहा था चलिए ठीक है, हो सकता है ये बैकफायर कर जाए, पर अगर आप झूठ बोल रहे हैं या अगर आप गलत बोल रहे हैं तो वो तो डेफिनेटली बैकफायर करेगा। सो इंटरव्यू में यू हैव टू बी हम्बल, यू हैव टू बी पेशेंट एंड यू हैव टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट। लुक, मेरे ओपिनियन में ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड एट द यूपीएससी इंटरव्यू। मॉक इंटरव्यू और यूपीएससी इंटरव्यू में क्या डिफरेंस होता है मैम? देखिए, इसमें मेरे हिसाब से तो बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि जो यूपीएससी का इंटरव्यू होता है वो तो एक बहुत क्लोज सेटअप होता है, और जो मॉक इंटरव्यूज होते हैं बहुत स्पेशियस होते हैं। जैसे एक तरफ बड़ा पैनल बैठता है और काफ़ी डिस्टेंस होता है आपके और पैनल के बीच में। पर यूपीएससी इंटरव्यू में ऐसा नहीं होता है, मतलब 1 फुट डिस्टेंस भी नहीं होता है, बहुत ही क्लोज सेटअप में आप बैठते हैं। मतलब जैसे मैं बताती हूँ आपको अपना एक्सपीरियंस, जैसे मैं सोची थी कि मैं डीओ स्प्रे करके जाऊँ, पर अगर मैंने एक स्विश भी कर लिया होता डीओ का, तो वो बाकी बैठे हुए पैनल मेंबर्स को पता चल जाता, क्योंकि इतना क्लोज बैठते हैं हम लोग, इतना क्लोज। तो बहुत ही, और दूसरी चीज़ होती है, बहुत ही काम एनवायरनमेंट होता है, बहुत ही काम। मतलब वो जो मेंबर्स होते हैं पैनल के, वो आपको ही शांत करते हैं, वो आपको ही काम करते हैं, भले वो आपको टेस्ट करें, बट दे आर वेरी हम्बल। और ज़्यादा डिफरेंस तो ज़्यादातर सेटअप का ही होता है। बाकी एक डिफरेंस जो ये भी होता है कि मॉक इंटरव्यूज़ में ज़्यादातर लोग नर्वस नहीं होते हैं, पर एक्चुअल इंटरव्यू में हो जाते हैं। मैं खुद मैं इवन मैं खुद भी हो गई थी। रीज़न बीइंग, आपको पता है ये मॉक इंटरव्यू और ये एक्चुअल इंटरव्यू है, तो डिफरेंस तो उस चीज़ का थोड़ा सा आ जाता है। ठीक है, समवन इज आस्किंग करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कैसे क्या था? बिल्कुल, ये करंट अफेयर्स इज़ द मॉन्स्टर इन यूपीएससी प्रिपरेशन। सबसे बड़ी चीज़ यही है। और करंट अफेयर्स कैसे करते हैं? करंट अफेयर्स मैंने ऐसे किए थे कि मैं रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ती थी। न्यूज़पेपर के मैं कोई नोट्स नहीं बनाती थी। न्यूज़पेपर से अगर मुझे कुछ लगता था कि ये इंपॉर्टेंट है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की, जैसे मैंने बताया नेशनल रेल प्लान आया, तो मेरे को लगा ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं उधर अपने इकोनॉमिक्स के नोट्स में जाके उसे इंटीग्रेट कर देती थी। और मैं अलग से न्यूज़पेपर के कोई नोट्स नहीं बनाती थी। मंथली या डेली के, मंथली की मैगजीन्स आती है, मैंने शुरुआत की 2021 और 2022, 2 अटेम्प्ट्स तक तो मैंने पढ़ी थी। उसके बाद मैंने उन्हें पढ़ना भी डिसकंटिन्यू कर दिया, क्योंकि मेरे को एक आइडिया लग गया था कि कैसे क्या हो रहा है। और 2 साल पढ़ने के बाद मुझे आइडिया लग गया था सारी न्यूज़ का, सारी कंटिन्यूटीज़ का। तो इसलिए मैंने 2 साल के बाद मंथली मैगजीन पढ़ना भी डिसकंटिन्यू कर दिया था मैंने, पर न्यूज़पेपर्स कंटिन्यू रखे थे। और न्यूज़पेपर से कभी मैंने कोई अलग से नोट्स नहीं बनाए थे। ठीक है, ये हो गया था। और इंटरव्यू में एक क्वेश्चन आया था, कैसे बैठना चाहिए और क्या पहनना चाहिए। देखिए, आप फॉर्मल पहनिए, आप लेडीज़ को साड़ी या सूट पहननी चाहिए। बोर्ड के सामने जाने के बाद सबसे पहले उनको क्या बोलना चाहिए? आप उन्हें ग्रीट ही करिए। इफ़ इट इज़ मॉर्निंग तो आप उन्हें गुड मॉर्निंग बोलिए। इफ़ इट इज़ आफ्टरनून देन यू ग्रीट देम बाय सेइंग गुड आफ्टरनून सर और मैम। एंड इफ़ इट इज़ मॉर्निंग देन यू से गुड मॉर्निंग सर और मैम। ठीक है, और क्या पहनना चाहिए? आप
आप कुछ भी पहन, जैसे आप फॉर्मल में कुछ भी पहन सकते हैं। इफ़ यू आर फीमेल तो आप सूट या साड़ी पहन सकते हैं, प्रेफरेबली साड़ी पहननी चाहिए। और अगर आप इफ़ यू आर अ मेल तो आपको सूट पहनना चाहिए। एंड नाउ वेदर यू आर टेकिंग अ कोट और नॉट, दैट रिस्क ऑन टू यू, बट फॉर्मल ड्रेस ही एडवाइसेबल होती है यूपीएससी के इंटरव्यू में। सो नाउ आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स, प्रीलिम्स के, मेंस के एंड इंटरव्यू के। इंटरव्यू, अब आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे बता दीजिए, आई विल आंसर देम। डेली रूटीन क्या रहता है पढ़ाई का? देखिए डेली रूटीन पढ़ाई का, जैसे मैं शुरुआत के 2 से 3 अटेम्प्ट्स तक इंटरव्यू में सॉरी कैसे कहना चाहिए, आप बहुत ही हम्बली बोल दीजिए, सॉरी मैम, सॉरी सर, आई डोंट नो, आई विल रीड अबाउट इट और आई विल रिसर्च अबाउट इट। अगर कोई टॉपिक रिसर्च से रिलेटेड है तो आप ऐसे बोल दीजिए। अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो फैक्चुअल है और जो आपको आता नहीं है तो आपने बोल दीजिए आई विल गो एंड आई विल रीड अबाउट इट। जैसे मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था उन्होंने राजस्थान में एक वाटर से रिलेटेड स्कीम के ऊपर, जो मुझे नहीं आता था, तो मैंने उन्हें बोल दिया था कि सॉरी सर, आई डोंट नो अबाउट दिस एंड आई गो एंड रीड अबाउट इट। तो ही से ओके, ठीक है। तो अगर आपको नहीं आता, बहुत ही हम्बली उन्हें बोल दीजिए आई एम सॉरी सर और मैम एंड आई रीड अबाउट इट, ठीक है। डेली शेड्यूल क्या रहना चाहिए? देखिए डेली शेड्यूल आपका 5 से 8 घंटे तक का बिल्कुल सही है, क्योंकि 5 से 8 घंटे के बाद इट बिकम्स वेरी हैक्टिक। 9 10 11 12 घंटे यू कैन नॉट स्टडी। इंटरव्यू की प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, मैं आती हूँ, मॉक इंटरव्यू से करनी चाहिए, बट पहले एक बार मैं डेली शेड्यूल बता दूँ। जो आपका जैसे डेली शेड्यूल है, एज आई सेड, इट हैज़ टू बी बिटवीन 5 to 8 आवर्स। जैसा भी जिसकी भी प्रोडक्टिविटी निकल रही है, किसी की प्रोडक्टिविटी अगर 5 घंटे में बहुत अच्छी निकल रही है, सो दे शुड इन्वेस्ट 5 आवर्स डेली। एंड अगर किसी की प्रोडक्टिविटी 8 आवर्स तक अच्छी निकल रही है, सो दे कैन इन्वेस्ट अप टू 8 आवर्स डेली। आफ्टर 8 आवर्स इट बिकम्स वेरी हैक्टिक, और वो एक डेली के हिसाब से आप नहीं कर सकते हैं। अगर जैसे प्रीलिम से 5-7 दिन या 10-12 दिन पहले अगर आप 8-10 घंटे की पढ़ाई करें तो वो सस्टेन की जा सकती है। पर अगर आप उसको डेली में 8-8 10-10 घंटे पढ़े तो वो सस्टेन नहीं हो पाता है। तो ये बात है, ये डिफरेंस आता है। और मेरे हिसाब से 5 से 8 घंटे इज़ वेरी मच सफिशिएंट। आप बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं, उसमें रिवाइज भी कर सकते हैं और टेस्ट वेस्ट सब हो जाता है 5 घंटे में कवर। आप 1 साल तक अगर 5-5 8-8 घंटे दें तो आई थिंक इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। और जैसे अगर किसी को 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करनी है तो वो प्रीलिम से थोड़ा सा पहले या फिर मेन से थोड़ा सा पहले तब कर सकते हैं, ताकि वो 8-10 दिन सस्टेन कर जाए। इसके ऊपर वो सस्टेन नहीं कर पाएगी और आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। इंटरव्यू की प्रैक्टिस कैसे करें? इंटरव्यू की प्रैक्टिस देखिए, आप मॉक इंटरव्यू से करें। ऐसे के बारे में मैं बताती हूँ, ऐसे के बारे में मैं बताती हूँ। देखिए इंटरव्यू की प्रैक्टिस आप मॉक इंटरव्यूज से करिए। आप 1-to-1 गाइडेंस लीजिए टीचर्स की, आप सेशंस करिए, आप क्वेश्चंस खुद आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। कैसे राजस्थान से क्या क्या आ सकता है, जयपुर से क्या क्या, जैसे आई वॉज फ्रॉम राजस्थान एंड जयपुर, तो जयपुर राजस्थान, तो मैं ये देखती थी कि जयपुर से क्या क्या क्वेश्चन उठ सकते हैं। फॉर इंस्टेंस जयपुर को पिंक सिटी क्यों कहा जाता है, राजस्थान में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो ये आप खुद क्वेश्चंस बनाने की कोशिश कीजिए। आप पहले के टॉपर्स के इतने सारे मॉक इंटरव्यूज़ हैं, आप उन्हें देखिए, वहाँ से आइडिया लगेगा। वो करिए। और आप इसके अलावा मॉक इंटरव्यूज़ लीजिए। और आजकल तो बहुत सारे गाइडेंस भी आ जाते हैं, जहाँ आप कोचिंग इंस्टीट्यूट को रेफर करेंगे तो आपको एक वो पर्सनल एक मेंटर देते हैं जो आपको क्लोज टू 100 क्वेश्चंस तक भी पूछ लेते हैं और आपको गाइड करते हैं कि हर चीज़ पे कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। ऐसे आपने कौन सी मिस्टेक्स करी थी मैम? मिस्टेक्स कौन से अटेम्प्ट में बात कर रहे हैं आप, कौन से स्टेज की बात कर रहे हैं आप, उसको प्लीज़ बताइए। ऐसे का ही क्वेश्चन है, तो देखिए ऐसे ऐसे लिखते हैं कि जब आप GS 1 2 3 और 4 चारों अच्छे से प्रिपेयर कर चुके होते हैं, तब आपके पास बहुत सारा कंटेंट होता है, तो आप ऐसे को उस हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे आप GS 1 2 3 4 हर पर्सपेक्टिव से लिखिए। जैसे एक एडुकेशन पे आए ऐसे, तो आप उसको GS 1 के पर्सपेक्टिव से लिखिए कि वो क्यों ज़रूरी है सोसाइटी के लिए, और उसकी हिस्ट्री क्या है, हमारे इस इंडिया में एजुकेशन की क्या हिस्ट्री है। फॉर इंस्टेंस लॉर्ड मेटकाफ इज नोन एज द आई थिंक फादर ऑफ इंडियन एजुकेशन, या फिर आई थिंक इमेनिसिपेटर कुछ कहते हैं उन्हें। तो आप हिस्ट्री लिखिए एडुकेशन की। हमारे चार्टर एक्ट 1830 आया था, फिर वुड्स डिस्पैच आया था, मैग्ना कार्टा आया था, तो हिस्ट्री लिखिए। फिर उसका सोसाइटी पे इम्पैक्ट लिखिए। फिर आप GS 2 पे आइए।
GS2 पे आप उसका लीगल पर्सपेक्टिव लिखिए कि भाई पॉलिटी पर देखिए कि हमारे क्या क्या प्रोविजन है। जैसे आर्टिकल 21 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बताता है दैट राइट टू एजुकेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट, तो आप उस डायमेंशन से लिखिए। आप सोसाइटी के, फिर पॉलिटी, फिर गवर्नेंस के कि एजुकेशन में गवर्नमेंट का क्या रोल है, तो गवर्नमेंट कितनी सारी स्कीम्स लेकर आई है। जैसे आई थिंक सर्व शिक्षा अभियान हो गया, और ऑनलाइन एजुकेशन के लिए स्वयं ऐप हो गया, आप वो लिख सकते हैं। फिर आप GS3 पे आइए कि एजुकेशन और इकोनॉमी हाउ दे आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर, और इसके अलावा और डायमेंशंस की साइंस का कैसे अपन एजुकेशन में इंटीग्रेट कर सकते हैं, उस पर एक नया पर्सपेक्टिव आ जाएगा। फिर आप GS4 में लिखें कि हाउ एजुकेशन कैन बी बोथ एथिकल एंड वेरी मच एथिकल एंड लीगल, की कोई एथिकल डायमेंशन है तो आप वो भी वहाँ लिख सकते हैं। I focus largely on reading more in last mains GS5 and fetched 320. How to get 400 plus this time. ठीक है, तो ऐसे आप ऐसे कर सकते हैं कि ऐसे को आप अलग अलग डायमेंशंस में आप GS पेपर के हिसाब से लिख सकते हैं। इसके अलावा आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ना व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। तो ये जो 5W और वर्क वाला है, आप इस फॉर्मेट को भी यूज़ कर सकते हैं। आप दोनों फॉर्मेट को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर स्पेक्लिक के फॉर्मेट को फॉलो करती थी क्योंकि इससे बहुत सारे डायमेंशंस आ जाते हैं। स्पेक्लिक मुझे नहीं लगता था इट हैज़ वर्क फॉर मी इन दिस अटेम्प्ट, सो मेरे को स्पेक्लिक ठीक लगा। हाउ टू स्कोर 400 प्लस मार्क्स। देखिए मैं भी टाइम डिलेमा से निकली हुई हूँ क्योंकि मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में मेंस में काफ़ी कम मार्क्स रहे थे, और इस अटेम्प्ट में स्कोर क्वाइट गुड। सो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि आई थिंक 3 चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी टू इम्प्रूव योर मार्क्स इन मेंस। फर्स्ट थिंग इज़ कि आप अपने नोट्स को अच्छे से रिवाइज करें। आपके नोट्स जो हैं उसमें से ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जो क्वेश्चन आए और आप ना लिख पाए। तो पहले तो आपके नोट्स खुद के। दूसरा होगा टेस्ट सीरीज। आप कोई भी टेस्ट सीरीज पकड़िए, आप उसको लिखिए, आप उसके मॉडल आंसर्स देखिए, उन्हें याद करिए, उन्हें लिखिए जितना हो सकता है। एक टेस्ट सीरीज पकड़िए और उसे घोल के पी जाइए, ठीक है। सेकेंड ये हो सकता है, और थर्ड है टॉपर्स के आंसर की। इससे आप देखिए टेस्ट आपको ये बताएंगे क्या लिखना है, टॉपर्स के आंसर की बताएगी क्या क्या पढ़ना है, कैसे लिखना है, कितना लिखना है। तो इन दोनों तीनों चीज़ों को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे हिसाब से आपके मेंस में मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। मैंने इसी स्ट्रैटेजी के साथ किए थे क्योंकि मेरे मेंस में सेकंड अटेम्प्ट में कम रहे थे और फोर्थ अटेम्प्ट में आई हैव इम्प्रूव देम। सो मैंने यही करा था, मैंने एक टेस्ट सीरीज़ को अच्छे से रिवाइज करा और मैंने टॉपर्स के आंसर की देखी, और मैंने मेक श्योर करा कि मेरे नोट से अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आई कैन नॉट लीव इट एट एनी कॉस्ट। तो मेरे जो नोट्स थे देवर आई हैव लिटरली बाय हार्टेड देम, कि कोई एक वर्ड भी क्वेश्चन पे, मतलब मेरे नोट से कोई एक वर्ड का भी क्वेश्चन आ जाए तो आई कुड नॉट लीव इट, क्योंकि मैंने उसे इतना अच्छे से याद कर लिया था। फॉर इंस्टेंस ऐसे मैंने आपको नेशनल रेल प्लान का ये एग्जाम्पल दिया कि मैंने उसे न्यूज़पेपर से बना के लिख लिया था नोट्स में। तो अगर नेशनल रेल प्लान पे क्वेश्चन आता तो आई कुड आंसर इट वेरी इजीली, क्योंकि मैंने अपने नोट्स को लिटरल सेंस में बाय हार्ट कर लिया था। इस हिसाब से, जैसे मेरे हिसाब से 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट योर नोट्स, सेकंड टेस्ट सीरीज, एंड थर्ड योर टॉपर्स आंसर। इन 3 चीज़ों को अगर आप कर लेंगे तो आपके आई थिंक मेंस में मार्क्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। एनी मोर क्वेश्चंस तो आप बता दीजिए, मैं एड्रेस कर रही हूँ अभी। आपने कौन सी मिस्टेक्स करी थी? देखिए आप मुझे बताइए कौन सी मिस्टेक्स आप किस स्टेज की बात कर रहे हैं। जैसे कि मेंस में मैं सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाई थी, तो सेकंड अटेम्प्ट में मैंने यही मिस्टेक की थी। जो मेरे आंसर्स थे, आई हैव फोकस्ड वेरी मच ऑन क्वालिटी एंड लेस ऑन क्वांटिटी, तो मेरे मार्क्स कम रह गए थे। फिर मेरे को एक टॉपर ने बताया दैट यू हैव टू फोकस बोथ ऑन क्वांटिटी एंड क्वालिटी, तो इस अटेम्प्ट में मैंने वो करा। मैंने अपनी क्वांटिटी बढ़ाई बाय टेस्ट सीरीज एंड टॉपर्स कॉपी, तो अब की बार आई गॉट मोर मार्क्स। इसके अलावा मल्टी डायमेंशनल आंसर्स आप स्पेक्लिक से लिखिए। आंसर राइटिंग में पॉजिटिव अप्रोच कैसे रखें? देखिए प्रैक्टिस से आता है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट अ होल्ड ऑफ इट। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको पता चलेगा कि ना कैसे पॉजिटिव आंसर रखें। पॉजिटिव आंसर मतलब आप ऐसे भी रख सकते हैं कंक्लूजन कि आप कुछ नेगेटिव ना लिखें कि नो ये गवर्नमेंट ने गलत कर दिया, ये गलत कर दिया, वो गलत नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना पॉजिटिव और रखेंगे कि इस चीज़ में और स्कोप है, अपने ये स्कीम्स हैं, अपने ये SDG हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इस बात पे इफ़ वी मूव फॉरवर्ड तो हम अच्छे से अचीव कर सकते हैं। एक पॉजिटिव आपको वो थोड़ा प्रैक्टिस से आता है।
The more you write tests, the more you get a hold of it. The more you write, the more you get. Okay. और कोई डाउट है अगर तो बताइए. ऐसे का बता दिया है. मैम आप आंसर राइटिंग किस पे चेक करवाती थी? आप तो जयपुर रहकर पढ़ाई की. जी मैं जयपुर रह के ही पढ़ाई की थी. मैं दिल्ली केवल अपनी वहीं जाती थी. जयपुर सॉरी दिल्ली मैं केवल इंटरव्यू से पहले ही गई थी. मैंने जयपुर से ही सारी पढ़ाई की. अगर मुझे कुछ भी लगता था कि जैसे इसमें मेरे लेक्यूना है या इसमें मुझे एडिशनल सोर्स की एडिशनल गाइडेंस की ज़रूरत है तो मैं ऑनलाइन कोर्स ले लेती थी. एज आई टोल्ड यू मैंने सी सेट के लिए एडिशनल एक दिल्ली से ऑनलाइन कोर्स लिया था. और जयपुर में मैं आंसर किससे चेक करवाती थी? मैंने टेस्ट सीरीज़ ली थी. मैंने विजन IAS की टेस्ट सीरीज़ ली थी. आप उसे रेफ़र कर सकते हैं. आप किसी भी कोचिंग के टेस्ट सीरीज़ को रेफ़र कर सकते हैं. हर मोर और लेस एक ही चीज़ होती है, वही मोर और लेस क्वेश्चंस होते हैं. तो आप किसी भी चीज़ को रेफ़र कर सकते हैं, किसी भी टेस्ट सीरीज़ को रेफ़र कर सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म को रेफ़र कर सकते हैं जहाँ भी आपके आंसर्स चेक होते हैं, आपको एक फीडबैक मिलता है, वहाँ से आप रेफ़र कर सकते हैं. और कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन टेल मी. इंटरव्यू की प्रैक्टिस आप मॉक्स इंटरव्यू में कैसे सॉरी बोलना है हम्बली बोल सकते हैं आप. डेली रूटीन क्या था आपकी पढ़ाई का? डेली रूटीन में 5 से 8 घंटे ही पढ़ते थे. शुरुआत के 2 अटेम्प्ट्स में मैं 8-8 घंटे पढ़ लेती थी. बट थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट से पहले मैं 5-5 घंटे ही पढ़ती थी क्योंकि मुझे सस्टेन करनी थी इस जर्नी को. माई जर्नी हैज़ गॉट स्ट्रेच्ड अ लिटिल बिट सो आई नीडेड टू सस्टेन इट. सो मुझे लगा अगर मैं ज़्यादा आवर्स पुट इन करती हूँ और ज़्यादा एफर्ट बहुत ज़्यादा डालूंगी तो हो सकता है मैं बर्न आउट हो जाऊँ. क्योंकि मेरे नोट्स बन चुके थे शुरुआत के दो अटेम्प्ट्स में. सो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं 5-5 घंटे ही पढूँ. एनीथिंग एल्स? सो येस आई थिंक आई हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. सो येस आई थिंक हमने सेशन कर लिया है. एंड आई थिंक आई थिंक आई हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. साइंस एंड टेक का क्या करें समझ में नहीं आता. साइंस एंड टेक मैं ह्यूमैनिटीज़ से थी. मुझे भी साइंस एंड टेक से बहुत डर लगता था तो मैंने एक कोचिंग के नोट्स उठा लिए थे और मैं उन्हीं को रिवाइज़ करती थी, उन्हीं में हाईलाइट कर लेती थी और उधर ही नोट्स ऐड कर लेती थी जैसे कुछ करंट अफेयर्स का होता था. फॉर इंस्टेंस अगर इसरो ने 100 सैटेलाइट्स लॉन्च किए तो कौन से रॉकेट से किए हैं, क्यों किए, वो मैं वहीं पे साइड में लिख लेती थी. तो इस तरीके से वो मेरे साइंस एंड टेक के एक ही सोर्स था. किसी भी कोचिंग का मटेरियल आप ले लीजिए वो हो जाता है. ठीक है. और कुछ? आई थिंक आई हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. PYQs प्री के कैसे एनालाइज करें? आप उन्हें सॉल्व करिए, एक एक ऑप्शन देखिए कौन से टॉपिक से ज़्यादा आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से नहीं आ रहे हैं. जिस टॉपिक से आ रहे हैं उसमें किस सेक्शन से ज़्यादा आ रहे हैं, कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं, उन्हें आप देखिए, एनालाइज करिए. ज़्यादा और ज़्यादा टेस्ट सॉल्व कीजिए. ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सॉल्व करेंगे तो आप उन्हें लिंक कर पाएंगे PYQ से. एनीथिंग एल्स? So I think I have answered most of the questions and I have shared my strategy in detail both of prelims and of mains along with the interview. मैंने क्या गलतियाँ करी मैंने वो भी बताया so that you people do not do that mistake and आपको उससे benefit हो सके. And if my session has helped any one of you also here, so I think I have done my work quite well. Thank you so much everyone. Thank you so much and all the best to you all. Thank you so much. I think we have came to the end of the session. Thank you so much for being here and thank you so much for coming.